नमस्कार स्टूडेंट, मैं एनडीए गुरु आलोक पी जसोला आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके विषय में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज डिक्टेटरशिप तथा शी जिनपिंग के विषय में। तो आइए बात शुरू करते हैं 1947 से। जैसा आप सभी जानते हैं, 1947 में भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ तथा भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार यानी एक चुनी हुई सरकार की स्थापना हुई। भारत सरकार को यहां की जनता ने चुना। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चीनी गृह युद्ध जीतने के बाद देश पर नियंत्रण स्थापित किया तथा इसके बाद से यह पार्टी सिंगल पार्टी के रूप में चाइना पर शासन कर रही है। चीन में सरकार तथा राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह किसी भी तरीके से चीनी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप है। यहां पर सत्ता की पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी के हाथों में है और वह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यह पार्टी भय और दमन के द्वारा शासन करती है। वैसे तो चाइना में आधिकारिक तौर पर 8 पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। यह सभी 8 पार्टी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऑफिशियल तरीके से कोऑपरेट करती हैं, ना कि कंपटीशन। चाइना की पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप है जिसे नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस यानी कि एनपीसी भी कहते हैं। यह रबर पार्लियामेंट स्टैंप एनपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर में कार्य करती है। यह 2980 सदस्यों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1954 में हुई। लेकिन 1954 से लेके आज तक इस रबर स्टैंप पार्लियामेंट ने सरकार के विरुद्ध वोट नहीं किया तथा ना ही किसी मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त किए। हाँ, कभी कभी जानवरों के अधिकार जैसे कम राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार अवश्य व्यक्त करती है। यह रबर स्टैंप पार्लियामेंट क्यों है, आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कि एक देश की पार्लियामेंट होते हुए भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। बात 1992 की है, जब चाइना का प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार में बैठे हुए सभी जिम्मेदार अफसर चाइना में बन रहे एक डैम 3 जॉर्जेस डैम का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण पार्लियामेंट के लगभग 3/3 प्रतिनिधियों ने चाइना में बन रहे इस विवादास्पद डैम के विरुद्ध वोट किया, क्योंकि यह अस्वीकृति का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन था। इसलिए प्रस्ताव पारित किया कि यह बांध, यह डैम नहीं बनेगा। लेकिन इतने ज़्यादा विरोध के बावजूद भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस प्रस्ताव को हटाते हुए बांध का निर्माण पूरा कराया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक तानाशाही पार्टी है जिसने हमेशा ही हिंसा के द्वारा अपनी जनता को नियंत्रित किया है। सीपीसी अपने देश की जनता पर भरोसा नहीं करती है। पूरे चीन में कोई भी नागरिक किसी भी तरह का स्वतंत्र संगठन नहीं बना सकता। चाइना में सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अधीन है। 1998 में चाइना के एक राजनीतिज्ञ ली वोंगू ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विचारों के विरुद्ध एक राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन सीपीसी ने इसके लगभग सभी सदस्यों को मार डाला या जेल में डाल दिया। इसके संस्थापक सदस्य ली वोंगू को चीन से भागकर यूएस से जाना पड़ा। चाइना की जनता को अपने स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। क्या आप जानते हैं कि चीन में स्थित सभी विदेशी कंपनियों को अपनी कंपनी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी का एक ब्रांच अवश्य रूप से खोलनी होती है तथा जिसका सारा खर्चा कंपनी द्वारा उठाया जाता है। चाइना मीडिया में पूरी तरीके से सेंसरशिप है, जिसका मतलब है कि चाइना की सरकार के बगैर कोई भी सूचना खुद चाइना के नागरिक तथा देश के बाहर नहीं निकल सकती।
अधिकांश चीनी लोग केवल वही जानते हैं जो वे सरकार द्वारा संचालित मीडिया पर पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं। शी जिनपिंग ने 2013 में सरकार में स्थान लिया। 2013 में सत्ता संभालने के बाद से ही इस डिक्टेटर ने अपने सभी राजनीतिक दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना शुरू किया और 2018 तक अधिकांश को अपने रास्ते से हटा दिया। जिनपिंग ने अपने 3 प्रमुख राजनीतिक विरोधी झोंग योंगकांग, बो और सन झेंगकाई को भ्रष्टाचार तथा हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा दिलवाई। योंगकांग चीन में 2012 तक 9 सबसे वरिष्ठ शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। वह कितने शक्तिशाली नेता थे, यह इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास अदालतों, अभियोजन एजेंसियों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी तथा साथ ही साथ खुफिया अंगों की जिम्मेदारी भी थी। उन्हें 2014 में भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से निष्कासित कर आजीवन जेल की सजा सुना दी गई। इसी तरीके से एक अन्य शक्तिशाली चाइना के उभरते हुए नेता सन झेंगकाई, जिन्हें आने वाले समय का राष्ट्रपति भी कहा जाता था, को जुलाई 2017 में अचानक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उन्हें रिश्वत का दोषी ठहराया गया और 2018 में रिश्वत के आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शी जिनपिंग जिस तरीके से चीन की जनता को कंट्रोल कर रहा है तथा अपने राजनीतिक दुश्मनों को मार रहा है, उसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। आइए आपको एक अन्य उदाहरण देता हूं शी जिनपिंग की क्रूरता का, कि किस तरीके से चीनी शांति नोबेल पुरस्कार विजेता की जेल में हत्या कर दी गई। चीनी शांति नोबेल पुरस्कार विजेता लियू जिकाबे ने चीन में राजनीतिक सुधारों का आह्वान किया तथा चीन की कम्युनिस्ट एक दलीय शासन व्यवस्था को समाप्त करने का अभियान चलाया। तो चीन ने लियू जियाबे को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने का आरोप लगाकर 11 साल की सजा सुनाई। जेल में रहते हुए उनके सभी अंगों को धीरे धीरे निष्क्रिय कर दिया गया, जिसके कारण उनकी 2017 में राज्य हिरासत में मृत्यु हो गई। यह तानाशाह जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के समाज पर कड़े नियंत्रण के कई तरीकों में से केवल एक है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाइना के तानाशाह जिनपिंग अपने विरोधियों को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाते जा रहे हैं। चाइना में चाइनीज सरकार या राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मार्च 2018 में शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति पद पर कार्य की सीमा को हटा दिया तथा यह अब मरते दम तक चाइना का डिक्टेटर राष्ट्रपति बना रहेगा। चाहे पूर्वी तुर्किस्तान, जिसे हम शिनजियांग के नाम से जानते हैं, या तिब्बत या हांगकांग, कोई भी जगह हो, चाइना जिस तरीके से अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पूर्व में नाजी हिटलर की तरह की कार्रवाई जिनपिंग द्वारा की जा रही है। जहां तक बात है कि चीन द्वारा भारतीय सीमाओं पर अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो अब चाइना और जिनपिंग दोनों को यह समझ लेना चाहिए कि वैसे तो हम भारतीय शांतिपूर्ण देश हैं तथा अपने सभी पड़ोसियों से भी शांति चाहते हैं। इसलिए जिनपिंग को अपनी निजी पर्सनल समस्याओं का ध्यान अपने देश चीन से हटाने के लिए भारतीय सीमाओं में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि चीन इसी तरह से भारत को परेशान करता रहा तो इस बार ऐसी मात खाएगा कि उठने लायक भी नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स, तो यह थी जानकारी चाइनीज डिक्टेटरशिप के विषय में। यदि आप मुझसे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो साइन डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट www.saindefense.com में जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।